नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर इलाके से। और इसी जैसलमेर इलाके में एक कुलधरा नाम का गांव पड़ता है। और इसी कुलधरा गांव में रहने वाला महेश महेश जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महेश को दिहाड़ी मजदूरी करने का काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से महेश काफी परेशान रहने लगता है। महेश सोचने लगता है कि अगर मुझे कामकाज नहीं मिला तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। और यही बात सोचकर महेश अब गांव के सबसे बड़े जमींदार रतन सिंह के पास चला जाता है। रतन सिंह से मिलता है, उसके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि जमींदार साहब, मुझे अपने घर में कोई छोटी मोटी नौकरी दे दो। अब रतन सिंह को उस पर तरस आ जाता है और रतन सिंह उसको अपने खेतों का कामकाज करने की नौकरी दे देता है। और इस तरह से महेश अब रतन सिंह के घर पर कामकाज करना शुरू कर देता है। महेश रतन सिंह के खेत का भी काम किया करता था और घर के छोटे मोटे कामकाज भी किया करता था। महेश के घर में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम ममता होता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला होती है। महेश के दो बच्चे भी होते हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम कजरी होता है, जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। और एक उससे भी छोटा बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो कि कक्षा 7 में अपनी पढ़ाई किया करता था। और इस तरीके से वक्त गुजरता चला जाता है। कोई नहीं जानता था कि महेश के परिवार के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। कजरी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होती है, बहुत तेज तरार लड़की होती है। और कजरी अपने माँ बाप का आगे चलकर सहारा बनने वाली थी। दूसरी तरफ गांव का जमींदार रतन सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रात के समय में गांव की खूबसूरत महिलाओं में से कोई भी महिला को चुन लिया करता था और रात के समय अपने घर पर बुला लिया करता था और फिर उसको चंद पैसे देकर अपना समय व्यतीत कर लिया करता था। इस तरह से रतन सिंह का यही कामकाज रहता था। 1 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। महेश की पत्नी ममता देवी महेश को कहने लगती है कि मेरी माँ का फोन कॉल आया था, वो ज्यादा बीमार है, उसको देखने भी जाना है। महेश तभी अपनी पत्नी को कहने लगता है कि चलो आज के आज ही चलते हैं। और इसके बाद महेश अपने मालिक रतन सिंह के पास फोन कॉल करता है और 2 दिनों की छुट्टी ले लेता है। और इसके बाद जो महेश है अपनी बेटी कजरी को कहने लगता है कि कजरी, तुम राहुल का ख्याल रखना, साथ में घर का भी ख्याल रखना। हम दोनों तेरी नानी के घर जा रहे हैं, 2 दिनों में वापस लौट आएंगे। और 2-4 बातें कहने के बाद महेश अपनी पत्नी ममता को लेकर अब ममता के मायके में चला जाता है। जैसे ही दोनों इस घर से बाहर निकल जाते हैं तो कजरी आज बहुत खुश हो जाती है। कजरी अपने भाई राहुल को तैयार करके स्कूल में भेज देती है और अपने भाई को कहती है कि आज घर में मुझे काम है, तुम स्कूल में जा सकते हो। और इसके बाद राहुल भी स्कूल में चला जाता है और घर पर कजरी अकेली रह जाती है। अब कजरी के पास रतन सिंह का भी फोन नंबर होता है। कजरी रतन सिंह के पास फोन कॉल करती है और रतन सिंह को बोला जाता है कि आज मैं घर में अकेली हूँ, मेरे माता पिता जो है बाहर चले गए हैं किसी जरूरी काम से और घर में राहुल भी नहीं है। जैसे रतन सिंह कजरी की इन बातों को सुनता है तो वहां पर रतन सिंह बहुत खुश हो जाता है। अपने घर की तिजोरी के अंदर से 2 सोने के कंगन निकालता है और कंगन निकाल कर घर से अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और सीधा ही कजरी के घर पर पहुंच जाता है। दिन के समय में ही कजरी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। कजरी हंसते मुस्कुराते फिर घर का दरवाजा खोल देती है। और फिर इसके बाद जो ये जमींदार रतन सिंह होता है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ देर तक तो कजरी से बातचीत करता है और बातों ही बातों में कजरी को कहने लगता है कि कजरी, मैं तुम्हारे लिए आज सोने के कंगन लेकर आया हूँ। और जैसे ही सोने के कंगन की बात कही जाती है तो कजरी वहां पर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद जब ये जमींदार सोने के उन 2 कंगनों को इस लड़की को देता है तो कजरी अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यहाँ से जो जमींदार रतन सिंह का काम है वो शुरू हो जाता है। रतन सिंह अब बातों ही बातों में इस लड़की कजरी को कहने लगता है कि कजरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। अब कजरी के घर के लिए सामान दिया जाता था, उसको फोन भी दिया गया था और उसको सोने के कंगन भी दे दिए गए थे, जिसकी वजह से कजरी लालच में पड़ चुकी होती है। और कजरी अब रतन सिंह की सारी बातों को मान जाती है और इसके बाद रतन सिंह कजरी को लेकर उसी के घर के कमरे में चला जाता है और कजरी के साथ वक्त गुजार लेता है। अब जैसे ही यहाँ पर कजरी के साथ वक्त गुजार लिया जाता है तो रतन सिंह कजरी को कहने लगता है कि कजरी, तुम्हारे माता पिता यहाँ पर नहीं हैं, आज रात के ठीक 9 बजे के आसपास तुम मेरे बंगले पर आ जाना। कजरी हंसते मुस्कुराते हुए रतन सिंह को कहने लगती है कि मालिक,
मैं तुम्हारे कमरे पर ज़रूर आऊँगी। और इस तरह से फिर यहाँ से जो रतन सिंह होता है, चुपके से बाहर निकल जाता है। अब जैसी शाम हो जाती है, शाम के समय कजरी अपने भाई राहुल के लिए खाना तैयार करती है, अपने लिए भी खाना तैयार करती है और दोनों भाई-बहन बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही तकरीबन रात के 9 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है, तो आज उसके भाई राहुल को नींद नहीं आती है। राहुल बार-बार एक ही बात दोहराता रहता है कि बहन, मुझे माता-पिता के बिना नींद नहीं आती है। तभी उसकी बहन कजरी उसको ₹100 देती है और कहने लगती है कि राहुल, मैं अपनी सहेली के घर पर जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे जो है उससे ज़रूरी काम है। स्कूल का कामकाज भी पूछना है। और इस तरह से राहुल अब अपनी बहन को कह देता है कि जल्दी से आ जाना और इस तरह से अब कजरी इस घर से रात के सवा 9 बजे के आस-पास बाहर निकल जाती है। लेकिन राहुल को भी अपनी बहन पर शक हो जाता है कि वो रात के समय अपनी सहेली से मिलने क्यों जा रही है। राहुल भी उसके पीछे-पीछे चल पड़ता है और फिर कजरी अब रतन सिंह के बंगले पर पहुँच जाती है। घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, रतन सिंह घर का दरवाज़ा खोल देता है। राहुल देखता है कि उसकी बहन रतन सिंह के घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। राहुल वापस आ जाता है और इसके बाद रतन सिंह कजरी को लेकर अपने घर के बेडरूम में चला जाता है, उसके साथ वक़्त गुज़ार लेता है और ये सब करने के बाद फिर कजरी को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं और कजरी पैसों को लेकर बेहद खुश होकर रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास घर पर वापस आ जाती है। अब जैसे ही घर पर आती है तो भाई राहुल को नींद नहीं आ रही थी। राहुल कहने लगता है कि तुम गलत काम करने गई थी। मैं ये सारी बातें अपने माता-पिता को बताऊँगा। इसके बाद जो लड़की होती है उसको ₹500 दे देती है और ₹500 देने के बाद कहने लगती है कि तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताना है। और इस तरह से 2 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, तो जैसे ही महेश और महेश की पत्नी ममता घर पर आ जाते हैं, तो राहुल कहाँ मानने वाला होता है। राहुल अपनी पूरी कहानी को अपने माता-पिता को सुना देता है। अब जैसे ही महेश को इस बारे में पता चलता है कि कजरी रतन सिंह के घर पर रात के समय गई थी, तो वहाँ पर जो महेश होता है गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी बेटी को मारना-पीटना शुरू कर देता है। ममता भी उसकी पिटाई कर देती है और इस तरह से जैसे ही वहाँ पर कजरी की पिटाई कर दी जाती है, तो कजरी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। अब जैसे ही कजरी की पिटाई कर दी जाती है, तो कजरी वहाँ पर अपने माता-पिता से माफ़ी माँगने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, उनके पैरों में पड़ जाती है और इस तरह से माता-पिता अब सोचने लगते हैं कि छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं, गलती हो गई है और इस तरह से बात आई-गई हो जाती है। अब जैसे ही 2 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, तो कजरी अब सोचने लगती है कि उसके माता-पिता ना तो रतन सिंह से मिलने देते हैं और मेरी जो इच्छाएँ हैं, मेरी जो ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी। अब लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। ना तो मेरे माता-पिता मेरी ज़रूरतें, मेरी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं और अब काम कैसे चलेगा। इस तरह से जैसे ही आज रात घर के लिए खाना बना दिया जाता है और पूरा परिवार खाना खाकर बड़े इत्मीनान से अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चला जाता है, तो फिर रात के तकरीबन साढ़े 10 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है। कजरी अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके माता-पिता गहरी नींद में सो चुके होते हैं। एक कमरे में राहुल भी सोया हुआ था और दूसरे कमरे में उसके माता-पिता सोए हुए थे। अब कजरी को वो बात याद आ जाती है कि उसके माँ-बाप ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। अब कजरी अपने घर में रखी हुई एक कुल्हाड़ी को उठाती है, कुल्हाड़ी लेकर अपने माता-पिता के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर सबसे पहले अपने पिता महेश की गर्दन को काट देती है। जैसे ही महेश की गर्दन काटी जाती है, तो कुल्हाड़ी के साथ अपनी माँ के सिर पर भी कई वार कर देती है। देखते ही देखते उसकी माँ जो ममता होती है, मौके पर दम तोड़ देती है और उसका पिता भी वहीं मौके पर ढेर हो जाता है। और जैसे ये काम कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उसके भाई राहुल की आँखें खुल जाती हैं। राहुल देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर उसके माता-पिता की लाश के टुकड़े कर रही होती है, वो भी कुल्हाड़ी के साथ। राहुल जैसे ऐसे दृश्य को देखता है, तो राहुल वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। लेकिन बहन राहुल के पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ती है। राहुल तेज-तर्रार लड़का होता है, घर से बाहर निकल जाता है, पूरी तरह से शोर मचाकर, चिल्लाकर गाँव वालों को यानी कि पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है। अब जैसे ही पड़ोसी वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक जो लड़की कजरी होती है, वो काम कर चुकी होती है। लेकिन राहुल अपनी बहन से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इस तरह से जब 4-5 पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो कजरी को पकड़ लिया जाता है, कजरी पर काबू पा लिया जाता है और जब पड़ोसी
हेमंत कुमार घर के अंदर जाता है तो हेमंत कुमार देखता है कि घर के अंदर उसके माता-पिता की लाश पड़ी हुई थी। हेमंत कुमार रात के ही समय में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। इसके बाद पुलिस दोनों के शवों को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, साथ में कजरी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में जब कजरी से पूछताछ की जाती है तो कजरी कहने लगती है कि मेरे माता पिता ने मुझे रतन सिंह से नहीं मिलने दिया था। रतन सिंह जो कि गांव का बहुत बड़ा जमींदार है, मुझे उससे प्यार हो गया था। अब जैसे ही पुलिस कजरी की इन सारी बातों को सुनती है तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये कितनी कम उम्र की लड़की आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। और इसके बाद पुलिस इस लड़की के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब कजरी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कजरी ने अपने माता-पिता के साथ जो किया था, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।